संस्थापक पूछा जाएगा तो ऐसे संस्थापक बताओगे श्रीगुप्त, लेकिन यहाँ पे श्रीगुप्त ऑप्शन है नहीं, तो वास्तविक संस्थापक वाला नाम बता दो, तो वास्तविक संस्थापक क्या बताओगे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से जाना जाता है? पहला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सब बता सकते हो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भैया? गुप्त वंश अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो ऐसे संस्थापक बताओगे श्रीगुप्त, लेकिन यहाँ पे श्रीगुप्त ऑप्शन है नहीं, तो वास्तविक संस्थापक वाला नाम बता दो, तो वास्तविक संस्थापक क्या बताओगे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। कहां पर है? इलाहाबाद में। और आप सबको बहुत प्यार से पता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन साहब ने। किसने? हरिशेन ने। क्लियर है? याद कर लेना। इसके बाद गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं? तो गुप्त काल भैया प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। गुप्त प्रशासन में ग्राम का मुखिया क्या होता था? तो ग्राम का मुखिया भैया ग्रामीण होता था। क्लियर है? हमने आपको पहले ही बताया है। अगला, गुप्त काल में भूमिदान इसे दिया जाता था, तो ब्राह्मणों को तो दिया जाता था जिसको हम लोग ब्रह्मदेव भी कहते थे, विद्यालयों को भी दिया जाता था। ठीक है? विद्यालयों को भैया जो दिया जाता था उसको हम लोग साला भोग कहते थे। याद कर लेना। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस में है? तो याद कर लेना किसने किया था? हरिशेन ने। और किसमें किया था? तो याद कर लेना प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया था। अगला पॉइंट, अगला सवाल, और ये भी देख लो आप, पेज नंबर 21 के 6 सवाल हैं ये। अब देख लो पेज नंबर 22 के। गुप्त काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। और तुमसे कहा जाता सबसे बड़ी इकाई बताओ, तो आप बताते भुक्ति, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। ठीक? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो भैया नालंदा था। अगला, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो प्रमुख धर्म भैया गुप्त काल में हमने आपको पहले बताया हिंदू था। कौन सा था? हिंदू। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो व्यापार का प्रमुख माध्यम भैया गोल्ड कॉइन्स थी, जिसको हम लोग, आप सबको पता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्तों ने, जिसको हम लोग दिनार के नाम से जानते थे। क्लियर होगी बात? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी को महादंड नायक कहते थे। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी मानी जाती थी? तो गुप्त काल में जो स्त्रियों की स्थिति बच्चे मानी जाती थी वो पेपर में बहुत अच्छे से याद कर लेना, सम्मानित मानी जाती थी, मतलब एक प्रकार से रिस्पेक्टेड स्थिति सिचुएशन थी। कहां पे? गुप्त काल में। क्लियर होगी बात मेरे प्यारे बच्चे? इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 23 के सवाल। पुष्पभूत वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? तो हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी कहते हैं, इत्र नगरी। और कन्नौज का प्राचीन नाम अगर तुमसे कह दे महोदयाश्री है। क्या है? महोदयाश्री। किसका प्राचीन नाम? कन्नौज का। ओल्ड नेम है इत्र नगरी, मतलब सेंट के लिए बहुत फेमस है। क्लियर है? चलो आगे, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किसने किया? तो इसके टाइम पर कौन सा चीनी यात्री आया था? वेनसॉन्ग आया था, तो वेनसॉन्ग ने किया था। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो प्रारंभ में भैया शैव धर्म को मानता था। बाद में ये महायान शाखा से जुड़ गया था, जो एक प्रकार से बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। क्लियर होगी बात मेरे प्यारे बच्चे? इसके बाद बहुत अच्छे से बात समझ लेना क्या कि हर्षवर्धन ने किस सभा का आयोजन किया था? प्रयाग सभा का। कहां पर? प्रयाग में। और कितने कितने साल में? प्रत्येक 5वें वर्ष आयोजित करता था। हर्षवर्धन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो हर्षवर्धन ने भैया रत्नावली लिखा था। 3 बताई तुमको, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। भैया पेज नंबर 23 के 6 सवाल हो गए। ठीक? अब पेज नंबर 24 पे चलने से पहले आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए फटाफट। क्लियर है? उसके बाद भैया आप सब एक बार मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक कर दो धमाकेदार तरीके से। ठीक है? हम ये समझ लो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको इतना फ्री में कंटेंट भैया दे रहे हैं कि आप जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो और आप पेपर को पार कर सकते हो। भैया ये मान लेना ऐसी तैयारी शायद ही कोई कराए, और ये जो तैयारी है वो एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर लेना। और आपको अगर जीके जीएस से डर लगता है तो ये मान लीजिएगा जीके जीएस से डर अपना खत्म, रिवीजन करोगे कल और परसों, और जब हमको तुम सोमवार को मिलोगे तो भैया ये मान लेना जबरदस्त तरीके से आपको मिलना है वाकाटक वंश का गुप्त वंश से कर दिया बहुत प्यारा, रिवीजन करोगे कल और परसों, और जब बिल्कुल कर दिया बहुत प्यारा। पेज नंबर 24 देखो, वाकाटक वंश का संस्थापक मैंने बताया आपको बिंद शक्ति था। वाकाटक वंश का गुप्त वंश से संबंध कैसे था? तो आप सब पता है रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था, और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्लियर है? ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 24 के तीसरा और चौथा सवाल, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? तो वल्लभी, जो गुजरात में पड़ती है। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो भट्टारक को माना जाता है। अगला सवाल, पुष्पभूति वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक भैया हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला सवाल, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? 25 नंबर पेज के। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था भैया नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला, पल्लव काल की वास्तुकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो आप कह सकते हो द्रविड़ शैली, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर थे। क्लियर है? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चोल वंश का अगर सबसे प्रसिद्ध राजा की यहां पे बात कर ले आपसे तो आंसर आप क्या बताओगे? तो बहुत अच्छे से बता देना, राजराज चोल प्रथम। क्लियर है? तुम ये आंसर मत बता देना कारिकल। कारिकल संगम काल का है, इसका इस चोल वंश का नहीं है भैया। राजराज चोल द्वारा प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो इसके द्वारा मंदिर बृहदेश्वर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। और दूसरी बात तंजौर में। कहां पर है? तंजौर में। क्लियर है? हाँ, फिर उसके बाद चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बच्चे जिसको हम लोग ग्राम या उर के नाम से बोलेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। इस प्रकार आपके सारे सवाल होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स करके ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। सबका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, क्योंकि